नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आजकल एक बहुत ही जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत में आक्रमण करने के लिए अथवा नहीं। किसने यह विवाद शुरू किया, कौन किस किस व्यक्ति ने क्या क्या बयान दिए और क्यों यह चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आएंगे। और एक शिक्षक के तौर पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको सही जानकारी दूं और सभी फैक्ट्स बेस पे ही आपको जानकारी दूं और सही जानकारी आपको मुहैया कराऊं। इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए सोशियोलॉजी मैंने किया हुआ है। साथ ही में इन सभी चारों सब्जेक्ट में मेरा खुद का भी नेट क्वालिफाई है और अभी मैं वैदिक परंपरा में भी एमए कर रहा हूं। तो हिस्ट्री का छात्र होने के कर्तव्य से और हिस्ट्री का एक शिक्षक होने के भी कर्तव्य से मैं सही जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा और आप सभी को मेरे साथ बने रहना है ताकि सही फैक्ट्स बेस्ड जानकारी आप सभी को मिल सके। सबसे पहले महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में, जिन्हें हम राणा सांगा के रूप में जानते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि युद्ध के दौरान शरीर पर 80 घाव, एक आंख और एक हाथ और एक पैर चोटिल हो जाने के बावजूद भी ये लड़ते रहे थे। युद्ध से इन्होंने विश्राम नहीं लिया था। ऐसे महान योद्धा थे महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। और आज मैं आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा वो किस प्रकार की है। एनसीईआरटी की सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में जो लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा। इंटरनेट पर उपलब्ध जो जानकारी है वो भी बताऊंगा। और ग्रोक, आजकल लोग बहुत ही ग्रोक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रोक के स्क्रीनशॉट लगातार मुझे भेजे जा रहे हैं कि सर ये देखिए ग्रोक क्या कह रहा है। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि ग्रोक ने इस बारे में क्या कहा। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो नक्शा दिया हुआ है और एनसीईआरटी में जो वंशावली दी गई है सल्तनत कालीन राजाओं की, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, राजपूत डायनेसिटी में कौन, तोमर, चौहान, अर्ली 12th सेंचुरी से लेकर 1165 के राजपूत, 1165 से लेकर 1192 के राजपूत। और अर्ली तुर्किश रूलर, जो तुर्क जो रूलर्स थे, जो क्या क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश हो, रजिया बेगम हो या रजिया सुल्ताना हो यानी या गयासुद्दीन बलबन हो, ये सभी ममलूक डायनेसिटी के थे। उसके बाद खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक डायनेसिटी आती है, उसके बाद सैयद डायनेसिटी आती है और लास्ट में लोधी डायनेसिटी आती है। और लोधी डायनेसिटी के बाद ही आप सभी को पता है कि दिल्ली का जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया, वो मुगलों के हाथ में चला गया। और बाबर पहला मुगल था जिसने भारत में जो मुगलों की सत्ता कायम की थी। किसको हराया था? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। और यही हमारी आज चर्चा का विषय रहेगा। तो सबसे पहले ये एक ना आप नक्शा देख लीजिए कि जो बाबर था, बाबर कहां का था? बाबर फरगाना का शासक था। फरगाना आज की डेट में कहां है? उज्बेकिस्तान में है। और ये एक देख लीजिए, ये राजपूत जो डायनेसिटी है इसका आप यहां पर देख लीजिए, ये यहां से लेकर यहां ये मालवा आ गया और ये जो क्षेत्र है ये राणा सांगा के तहत था। द राजपूत कॉन्फेडरेसी यानी कि इन्होंने राजपूतों का एक संघ बनाया हुआ था जिसके मुख्य कौन थे? राणा सांगा इसके मुख्य थे। और ये कहां के शासक थे? ये मेवाड़ के शासक थे। तो ये जो सारा एरिया था ये राणा सांगा के संघ के अंतर्गत आता था। और इससे ऊपर आप ये देखिए, उत्तर में आप देख रहे हैं यहां पर ये सल्तनत का शासक था। सल्तनत काल का जो ये शासन था ये किसके अंतर्गत आता था? उस समय इब्राहिम लोदी के अंतर्गत आता था, जो 1526 में बाबर से हारा और उसके बाद लोदी वंश का जो शासन था वो समाप्त हो गया। और यहां पर आप फरगाना में यहां पर बाबर बैठा हुआ है। और बाबर की योजना क्या है? बाबर चाहता है कि समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की उस समय राजस्थान था, वो राजधानी थी, और राजधानी पर यह कब्जा करना चाहता था। किस पे? समरकंद पे। इसकी हमेशा से यही महत्वाकांक्षा थी कि वो समरकंद पर कब्जा किया। उसने 3 बार उस समरकंद पर हमला भी किया लेकिन वो नाकाम रहा। तो फिर उसने क्या किया कि मैं थोड़ी सी सत्ता, थोड़ा सा पैसा और थोड़े से सैनिक और अर्जित कर लेता हूं ताकि मैं दोबारा समरकंद पे हमला करूं और फिर इस पे कब्जा करूं। इसलिए कहां बढ़ा? ये पंजाब की तरफ बढ़ा। और पंजाब में कौन बैठा हुआ था? पंजाब में दौलत खां लोधी बैठा हुआ था, जो कि कौन था? इब्राहिम लोधी का एक सेनापति था जिसने इसको पंजाब का सूबेदार बना रखा था। और ये रिश्तेदारी में ही लगता था। ये
चाचा लगता था किसका, इब्राहिम लोदी का। लेकिन ये इब्राहिम लोदी की जो टायरनी है, जो उसके अत्याचार हैं और उसके खराब शासन से ये बहुत ज़्यादा दुखी था। इसलिए ये चाहता था कि किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी मिल जाए या इब्राहिम लोदी को ऐसा कोई व्यक्ति हरा दे जिससे इसको इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाए। तो बाबरनामा में ये लिखा हुआ है, हालांकि ये बात फिर गलत भी हो सकती है, कि इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल था, पूरी जो जनता थी, पूरे सेनापति थे, इससे त्रस्त थे और ये सभी चाहते थे कि इसकी सत्ता में परिवर्तन हो जाए। तो दौलत खां लोदी ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने दूत भेजे। कहां पर भेजे? बाबर के पास अपने दूत भेजे कि आप वहां पर जो समरकंद प्राप्त करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप पंजाब की तरफ आएं और ये भारत की तरफ आएं तो आपको एक बड़ा साम्राज्य आपके हाथ में आ सकता है, अधिक सैनिक आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी दौलत आपको मिल सकती है। तो इसने अपने दूत भेजे और इसने क्या कहा कि आप इब्राहिम लोदी पर इधर से कब्जा कीजिए, ताकि होगा क्या कि अगर इसने इसको बुलाया है तो वैसे भी उसको समरकंद चाहिए था बाबर को यहां रहना तो नहीं था। तो बाबर अगर जाता भी तो किसको सेनापति या किसको राजपाट देकर जाता? दौलत खान लोधी को अपना प्रतिनिधि बनाकर जाता। तो दौलत खान लोधी को यह था कि यह सत्ता बाद में मेरे पास आ जाएगी, इसलिए उसने अपना दूत मंडल कहां भेजा? बाबर के पास भेजा। और ऐसी कोई जानकारी अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई है या मुझे कहीं से ऐसी कोई जानकारी डायरेक्ट नहीं मिली है कि अपने दूत महाराणा सांगा ने अपना दूत मंडल किसके पास भेजा हो, बाबर के पास भेजा हो। ऐसी कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और ये देखिए, ये राजपूत संघ है यहां पर। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि या तो ये आगरा तक अपना साम्राज्य विस्तार करें या ये मालवा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लें, जो ये राजपूत संघ था। तो ये भी यही चाहता था। जो इब्राहिम लोदी था, ये वैसे तो अपनी गृह युद्ध की लड़ाइयों में अपने रिश्तेदारों, अपने सेनापतियों के बीच में ही काफी इतना लड़ने में, उनसे उलझने में इतना व्यस्त था कि यह काफी परेशान था। ये राणा सांगा का जो राजपूत संघ था उसकी तरफ ये अपना मार्च कर ही नहीं सकता था, उनके ऊपर हमला कर ही नहीं सकता था। हालांकि इसने 2 नाकाम कोशिशें की भी, लेकिन उसमें राणा सांगा और उनके राजपूत संघ ने इब्राहिम लोदी को ऐसी धूल चटाई कि फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजपूत संघ की तरफ आंख उठाकर देखे। और ये चाहते थे कि या तो मालवा की तरफ कूच करें या ये आगरा की तरफ कूच करें। तो ये सभी जो बातें हैं ये इब्राहिम लोदी को भी कहीं ना कहीं परेशान करती थी। तो इसमें एक बात तो तय है कि जब राजपूत संघ इतना ताकतवर था, सांगा के जो राणा सांगा थे उनके मतलब नेतृत्व में इतना ताकतवर संघ था, तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो जाकर बाबर को, जो कि बाबर इनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बाबर का कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, बहुत बड़ा उसका जो एरिया उसके अंडर आता नहीं था। तो राणा सांगा को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी उसके पास अपने दूतमंडल भेजें। तो जरूरत क्या किसको पड़ी है, ये बात हमें जरूरी जाननी है। दौलत खां लोधी का बार बार जिक्र आता है कि दौलत खां लोधी ने ऐसा किया कि उसने अपना दूतमंडल भेजा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, ताकि वो जगह साफ हो जाए और दौलत खां लोधी उसका मतलब एक नेतृत्वकर्ता बन जाए। ये देख लीजिए आप, ये सिसोदिया वंश की आपको यहाँ पर डायनेस्टी दिखाई जाती है। वैसे ये मानते हैं कि भगवान राम के वंशज हैं, और उसी वंशावली में जो सिसोदिया राजवंश है वहां पर राणा सांगा होते हैं। 1508 से लेकर 1527 तक या 29 तक कहीं कहीं लिखा हुआ है इन्होंने शासन किया था। उसके बाद हम आते हैं राणा सांगा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। राणा सांगा 12 अप्रैल 1482 से लेकर 30 जनवरी 1528 तक इनका जीवन काल रहा, और इनका जो राजकाल रहा वो 1509 से लेकर 1528 तक रहा। सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। महाराणा संग्राम सिंह कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे, मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूतों के सभी राजाओं को संगठित किया। और यही मैं बार बार आप सभी को बता रहा था कि एक कन्फेडरेसी इन्होंने बनाई, एक संघ इन्होंने बनाया। और राणा रायबल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। महाराणा का मतलब यह है कि जो बहुत सारे राणाओं के ऊपर मुख्य जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उन्हें महाराणा बोलते हैं। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से लेकर 1528 तक शासन किया।
जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया, एक संघ बनाया और कई मायनों में ये वीर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बाबर ने अपनी बाबरनामा में स्वयं लिखा है कि इस समय के सबसे शक्तिशाली शासक है वो राणा सांगा हैं। एनसीईआरटी की जानकारी मैं अभी आपको देता हूं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बाबर, तैमूर और चंगेज खान दोनों का वंशज था। किसका? चंगेज खान का भी और तैमूर का भी। कौन था वंशज? बाबर। यदि अगर अपनी मैटरनल साइड से देखा जाए तो वो चंगेज खान का वंशज था और अगर पैटर्नल साइड से देखा जाए, पिता की तरफ से देखा जाए, तो तैमूर का वंशज था। दोनों का वंशज था। फरगाना उज्बेकिस्तान में का शासक था। उसने 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त की। समरकंद पर कब्जा करना उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वो 3 बार हार गया। इसलिए उसने अपना ध्यान किसकी ओर लगाया? पंजाब की तरफ लगाया। और पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में अब आपको मैं जानकारी देता हूं। दिल्ली सल्तनत पर 1451 से अफगान लोदी वंश का शासन था। तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी क्या मिलती है कि जो लोदी वंश के जो शासक थे वो कौन थे? अफगानी शासक थे, यानी कि ये भी विदेशी थे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी विदेशी थे। ऐसे में महाराणा सांगा कि इनकी सहायता या इनका विरोध करने के लिए बाबर का सहयोग प्राप्त करना कहीं से भी उनके लिए ये लॉजिकल बनता नहीं था और ना ही उन्होंने ऐसी कोई सहायता मांगी थी, क्योंकि उनकी नज़र में तो दोनों ही विदेशी थे। तो क्या हुआ कि 1517 से लेकर सल्तनत का एक महान योद्धा लेकिन एक अराजनयिक शासक, इब्राहिम लोदी के बारे में बोला जाता है कि ये कूटनीतिक बहुत अच्छा नहीं था लेकिन एक महान योद्धा था। उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसी को आप याद रखना कि दौलत खान ने अपने दूत भेजे थे किसको बुलाने के लिए? बाबर को बुलाने के लिए। बाबर 1524 में भी लाहौर पहुंचा, लेकिन लोदी की इतनी बड़ी सेना इसके सामने आई कि ये विचलित हो गया और ये डर के मारे ये भाग गया वापस। कि उसे पता चल गया कि नहीं, मैं जीत नहीं सकता, इसलिए ये वापस भाग गया। और 1526 में इसने क्या किया? बाबर ने बेहतर तैयारी की और लोदी की तुलना में उसके पास कम संख्या थी, और लेकिन उसने अपने लोगों की 3 टुकड़ियों में बेहतर तरीके से, इसी को तुलगमा पद्धति कहते हैं कि 3 टुकड़ों में अपने सेना को बांट देना। एक जो सेना की टुकड़ी है वो सामने से आक्रमण करेगी और दोनों पार्श्व से, दोनों तरफ से आक्रमण करेगी। बाद में थोड़ी समय के बाद में 2 और टुकड़ियां आक्रमण करेंगी। इससे क्या होता है कि जो शत्रु होता है वो विचलित हो जाता है। संख्यात्मक रूप से बेहतर सेना होने के बावजूद लोदी की बहादुरी युद्ध के मैदान में बाबर की विशेषज्ञता से मेल नहीं खा सकी और हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी की यहां पर हार हुई। लोदी पर विजय की बात करें, यदि महाराणा सांगा की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 बार लोदी को हराया था पहले ही। एक तो खतौली के युद्ध में हराया था और दूसरा धौलपुर के युद्ध में हराया था। और हराया भी कोई ऐसा मतलब एक सिंपल हराया नहीं था, इस तरह से हराया था कि इब्राहिम लोदी की सेना के परखच्चे उठ गए थे और वो जब सेना भाग रही थी तो हालांकि जो राणा सांगा थे वो खुद भी घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेना से कहा कि भागते हुए सैनिकों के पीछे से वार नहीं करना है, उनकी पीठ पर वार नहीं करना है। तो इतने महान सेनापति भी थे, शासक भी थे महाराणा सांगा, और धर्म के साथ में युद्ध उन्होंने लड़ा। तो खतौली और धौलपुर के युद्ध में पहले ही इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे राणा सांगा। ऐसे में उनको कोई जरूरत नहीं थी कि बाबर का सपोर्ट लें, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खुद भी अकेले ही इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसके बाद बाबर की सहायता का जब प्रश्न उठता है कि किसने की बाबर की सहायता, तो उसके ऊपर आते हैं 1523 में शासक इब्राहिम लोदी अपने रिश्तेदारों और मंत्रियों के साथ सत्ता संघर्ष में उलझे हुए थे। दौलत खान इब्राहिम के मुख्य विरोधियों में से एक थे। साथ ही शासक के अपने चाचा आलम खान भी उसके विरोधी थे। अपनी खुद की अनिश्चित स्थिति से अवगत दौलत खान ने क्या किया? अपने बेटे गाजी खान को, इसी को दिलावर खान के रूप में भी लिखा गया है, कहीं कहीं बाबरनामा में लिखा गया दिलावर खान। अधिक जानने के लिए दिल्ली भेजा। अपनी वापसी पर गाजी खान ने अपने पिता को चेतावनी दी कि इब्राहिम लोदी उनके गवर्नरशिप को हटाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए क्या हुआ कि दौलत खान पहुंच गया किसके पास? पहुंच गया बाबर के पास। बाबर के पास इसने अपने दूत भेजे और उसके खिलाफ अपनी सहायता की मांग की। यहां पर मैं बाबरनामा को
कोट करूंगा आपके सामने। बाबरनामा में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई एक किताब है जिसको बाबर ने खुद लिखा था, लेकिन 1922 का ये एडिशन है। इसमें ये देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि none the less period has it is discontinuous march graphical one sent personally he becomes felt his surroundings went his purpose his composite following except his goal he gains the southern key of the Kabul and Hindustan and passes the Arguns out from his rears in the Punjab ही बिकम्स अ पावर। पंजाब में ये पावर बन गया था। कौन बन गया था? बाबर एक पावर बन गया था। किसमें? पंजाब में। द राजपूत राणा, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है जिसका बार बार एक संदर्भ लिया जाता है। द राजपूत राणा ऑफ द चित्तौड़ प्रेफर्स हिम अलायंस अगेंस्ट द इब्राहिम। बस इस एक लाइन का गलत मतलब निकाल लिया है कई इतिहासकारों ने। इसका मतलब यह है कि इसने कहा कि इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट हो सकता है कि जो राजपूत राणा हैं चित्तौड़ के, वो उनकी सहायता को प्रेफर करें। ये एक उसने सोचा प्रेफर करें। यहां ये लिखा नहीं है कि उन्होंने अपने दूत भेजे या उन्होंने क्या कहते हैं सहायता मांगी या आमंत्रण किया, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एक अन्य लाइन में इसी को बाबरनामा की कोट करने वाला हूं। अफेयर्स ऑफ हिंदुस्तान 439 नंबर पेज में बाबरनामा में लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन द बाबर्स अफेयर्स नाउ मूव्स फ्रॉम द कंधार टू हिंदुस्तान torn by fraction of which fraction one result has appeal made by this time to Babar by दौलत खान लोधी। देखिए यहां पर लिखा है दौलत खान लोधी, वहां पर लिखा है कि शायद इब्राहिम के अगेंस्ट चित्तौड़ के राजा उसको प्रेफर करें, और यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है कि बाबर को किसने बुलाया? दौलत खान लोधी ने बुलाया। और किसने बुलाया? अलाउद्दीन आलम खान ने बुलाया, जो कि इब्राहिम खान लोधी का चाचा था। इब्राहिम लोधी का चाचा था। तो ये चाचा हो गया और ये हो गया सेनापति। इन दोनों ने ही बुलाया था किसको? बाबर को बुलाया था। और दौलत खान लोधी ने क्या किया? अपने बेटे किसको भेजा? दिलावर को भेज दिया अपनी जगह। और दिलावर को ही, जिसको गाजी खान लिखा हुआ है, दिलावर को यह पता चल गया कि भैया तुम्हारी गवर्नरशिप जल्दी हटाई जाएगी, इसलिए भैया अपना बैग पैक कर लो और तैयार रहो। किसी दिन भी बाबर जब भी मतलब इब्राहिम लोधी किसी दिन भी आ सकता है और तुम्हें भगा देगा, यहां से सेनापति पद से हटा देगा, और हो सकता है कि तुम्हें राजद्रोह की सजा भी दे। तो इसलिए दौलत खान लोधी कहां भाग गया? बाबर की शरण में पहुंच गया। और बाबर से अब ये देखिए ग्रोक का एक बहुत ही कीड़ा चल रहा ना आजकल लोगों के दिमाग में। तो ग्रोक भी क्या कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा में भारत आने और पानीपत की लड़ाई का वर्णन है, यह सीधे आमंत्रण शब्द का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, सीधे सीधे तौर पर यह आमंत्रण का प्रयोग नहीं करता कि इसको आमंत्रण दिया गया था, लेकिन लोधी विरोधी गुटों के संपर्क का संकेत देता है जिसमें राणा का सांगा शामिल थे। तो निश्चित तौर पर बात है कि भाई यदि आपका राज्य किसी के एडजेसेंट होगा, तो अगर वो अपनी सत्ता बढ़ाना चाहता है, आपकी अपने सत्ता बढ़ाना चाहते हो, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगा। वेस्टेड इंटरेस्ट अपने अपने हैं ही, तो वहां पर क्या होगा? संघर्ष कभी भी पनप सकता है, क्योंकि उसे भी मालवा चाहिए था, इन्हें भी आगरा चाहिए था, तो वहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। दूसरा, इतिहासकारों का विश्लेषण। सतीश चंद्रा, जदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को रणनीतिक रूप से भारत बुलाया। रणनीतिक रूप से कैसे हो गया? कि डायरेक्ट नहीं बोला इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या किया? ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि बाबर खुद ही चलकर आया इब्राहिम लोदी से लड़ने। इन्होंने उनको डायरेक्ट नहीं बुलाया। तो कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। राजपूत परंपराएं और इतिहास क्या बताती हैं? समकालीन राजपूत स्रोतों और बाद में जेम्स टाड जैसे लेखकों की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में यह संकेत मिलता है कि राणा सांगा ने बाबर को लोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई। देखिए, किसी के खिलाफ किसी को इस्तेमाल करने की योजना का मतलब आमंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं भी देखिए आपका ये ग्रोक भी बता रहा है कि डायरेक्ट आमंत्रण शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। और बाबर पर विजय की यदि बात करें, अगर हम 1-to-1 फाइट की बात करें, तो खानवा के युद्ध से पहले ही बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर को करारी शिकस्त दे रखी थी और बयाना का किला भी जीत लिया था साथ में। और ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये बाबर के खिलाफ
जो राणा सांगा थे उनकी शक्ति का प्रदर्शन है। ऐसे व्यक्ति को जिसको ये खुद भी हरा सकें उसके खिलाफ भी बाबर को क्यों बुलाते, और खुद बाबर को इन्होंने एक बार बयाना के युद्ध में हरा दिया था, ऐसे व्यक्ति से सहायता क्यों लेते। और खानवा की लड़ाई में अगर आप इसको एक रिलीजन के बेस पर देखें कि वही रिलीजन की लड़ाई थी, तो बिल्कुल नहीं लड़ाई थी, क्योंकि खुद खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती जो थे, जो खुद भी एक मुस्लिम थे, वो राणा सांगा के सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे। तो यहां पर रिलीजन वाली जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहां पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं। वहां आपने देखा कि अकबर के जो सेनापति थे वो राजा मान सिंह थे, और यहां पर देखिए राणा सांगा का जो सेनापति थे वो हसन खां मेवाती थे। तो इसमें वो उस वाले कॉन्फ्लिक्ट का जो एंगल जो लोग जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि उनकी ये बातें भी पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने के बाद भी और अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 घाव लगे थे। बाबर की अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था, उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया, उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था, उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, उसके साथ में 7 राव हुआ करते थे और 104 छोटे सरदार थे। मतलब 7 तो बड़े बड़े सेनापति थे और 104 छोटे छोटे सरदार भी थे। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे कंक्लूजन क्या बनता है। तो कंक्लूजन ये बनता है कि भारतीय या अन्य किसी भी समकालीन ऐतिहासिक विवरण में राणा सांगा के द्वारा बाबर के बुलाए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, डायरेक्ट कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, हर कोई जो तथ्य है वो कहता है कि हो सकता है कि बाबर को प्रयोग करना चाहते हो राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो ये हो सकता वाली जो बात है उसमें और एकदम से सटीक फैक्ट में बहुत अंतर होता है। केवल कुछ मार्क्सवादी लेखक ही इसकी पुष्टि करते हैं, केवल कुछ मार्क्सवादी लेखक हैं वही कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया। प्रतीत होता है कि बाबर ने अपनी आक्रमणकारी नीति को वैध ठहराने के लिए भी ऐसा दुष्प्रचारित क्लेम किया, जिसकी परिणति कहां हुई? खानवा के युद्ध में हुई, देखने को मिलती है। जो इस बहस में उलझे हुए हैं कि वे ये बताएं, मतलब जो इस बहस में उलझे हुए हैं वे मुझे ये बताएं कि अगर बाबर विदेशी था तो इब्राहिम लोदी कौन सा भारतीय था? भाई वो भी तो विदेशी था। तो उसको हराने के लिए, एक विदेशी को हराने के लिए दूसरे विदेशी का सपोर्ट क्यों लेने लगे राणा सांगा? हिस्ट्री में बहुत से गैप हैं, इसलिए किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसीलिए हमें अपनी तरफ से कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। बाबर नामा में बताई गई सैनिकों की संख्याएं भी भ्रांतिपूर्ण हैं। एक तरफ लिखा जाता है कि उसके पास, बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे, कहीं पे कोई लिखता है कि उसकी तो 25,000 की सेना थी, और कोई एक अतिशयोक्तिपूर्ण लिख देता है इब्राहिम लोदी के बारे में कि 1 लाख की सेना थी। भाई 1 लाख की सेना, उसकी रिजर्व फोर्स तो जरूर थी, तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि सारी उसने पानीपत की जो मैदान था उसी में उतार दी होगी। तो ये भी एक भ्रामण है, ये भी भ्रामक है, ये भी एक अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो आप मान सकते हैं कि 50 के की जो सेना है वो इधर बाबर की लड़ रही थी और 50 के ही की जो सेना थी वो लगभग इब्राहिम लोदी की लड़ रही थी। तो बराबर पक्ष था दोनों का, किसी का कमजोर किसी का ज्यादा नहीं था। बाबर तो सैनिकों की संख्याएं भी भ्रांतिपूर्ण हैं, और खानवा के युद्ध से पूर्व महाराणा सांगा के द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को हराना इस बात का परिचायक है कि महाराणा के पास शक्ति और कूटनीति की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और ऐसे में उनका बाबर से संधि करने का कोई कारण नहीं था। खुद उनके पास हसन खां मेवाती जैसे मजबूत सेनापति मौजूद थे। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि ऐसा कहीं भी डायरेक्ट नहीं दिया गया है। यदि डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट बयानबाजी से बचना चाहिए, और हिस्ट्री को जो ड्वेल करना चाहिए वो मजबूत फैक्ट्स के ऊपर ड्वेल करना चाहिए। तो एक बार कभी भी ऐसी कोई बात, ऐसी कोई धारणा बना लेने से पहले हमें सारे फैक्ट्स, सारे रिसोर्सेज को सही से पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये फैक्ट्स कैसे लगे, आप सब मुझे जरूर बताना। आपको यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो तक
को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।